Hello friends, welcome. My name is Mohit Sawant. As you all know that recently GS पेपर 3 और यूपीएससी मेंस 2025 के पेपर कंक्लूड हुए हैं, स्पेसिफिकली जीएस के। तो उसमें हम लोग जीएस पेपर 3 का आज एनालिसिस करने वाले हैं। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 एंड बियॉन्ड, सो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दे विल गेट टू नो द जीस्ट और दे विल डायरेक्टली गेट टू नो द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर। जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कौन से एरियाज में फोकस कर रहे हैं, और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर आप कौन से एरियाज फोकस करने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डायरेक्ट डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड एग्रोनॉमी सेक्शन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्शन। वैसे कहा जाए तो हमें इकोनॉमी और जीएस 3 पर्टिकुलरली मेंस के पर्सपेक्टिव से 6 to 7 थीम्स हम लोग हर साल फोकस करते हैं। ओके, इस साल भी हम लोगों ने वही डिस्कशन किया था कि फर्स्ट थीम विल बी योर ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर वाला डिस्कशन। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला डिस्कशन, आई एम सॉरी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में यूपीएससी ने इस साल भी सवाल पूछा है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड थीम वी हैव दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में भी यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा है, हम लोग देखेंगे। देन देर आर टॉपिक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ओके, प्लस अदर अलाइड सेक्टर्स वी कैन से। तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का होगा। देन द इम्पोर्टेंट थीम इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से इस साल कोई यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा है। देन यू हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल पॉलिसी और वी कैन से बजट, ओके, एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, एवरीथिंग कम्स इनटू दैट हेडिंग। तो फिजिकल पॉलिसी के लिए भी आज एक बार फिर से यूपीएससी ने थोड़ा ट्विस्टेड सवाल था, दैट वाज करंट ओरिएंटेड, वो भी डिस्कशन किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। एंड द नेक्स्ट थीम इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से ऑब्वियसली यू विल हैव अ एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो उसमें से यूपीएससी ने ऑन दी वेरी एक्सपेक्टेड लाइन, जो कुछ भी हमारे यूएसए और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो फिर कोई टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आना बहुत ही प्रोबेबल था। तो उस पर वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम यूपीएससी। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके और करंट अफेयर जो बच्चों का बहुत बार क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू मेंस पर्टिकुलरली। प्रीलिम्स के लिए तो सबको पता है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बट व्हाट अबाउट मेंस सर। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इस बार मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि जीएस पेपर 3 एज पर एज इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर गोज, करंट अफेयर्स पे थोड़ा वेटेज था, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का डिस्कशन हो गया, ओके, या फिर वो फिजिकल हेल्थ का डिस्कशन हो गया, वो भी हम लोग आज देखेंगे कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, आपको कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है और कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है विद रेफरेंस टू जीएस पेपर 3 मेंस। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी सेक्शन, तो इकोनॉमी सेक्शन में आपको पैटर्न या फिर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन का आपको क्रोनोलॉजी भी रिपीटेड मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आर फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। ओके, वेटेज भी इस साल बहुत चेंज नहीं हुआ है, वेटेज ऑल्सो दे हैव केप्ट द सेम। ओके, राइट। तो वैसे तो जीएस 3 ऑन दी प्रेडिक्टेड लाइन्स ही होता है हर साल, इसीलिए प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि रिपीटेबिलिटी कैंडिडेट्स के आंसर में बहुत होती है और इसी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं, है ना। और जैसे कि एक एग्रोनॉमी की बात की जाए तो एग्रोनॉमी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 अगेन 50 मार्क इट कंसिस्ट ऑफ। तो ये एग्रोनॉमी और इकोनॉमी का वेटेज है। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इट इज़ मोस्ट ऑफ द करंट ओरिएंटेड बिकॉज वी यूज टू रीड दिस डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ओनली, है ना। एच डी आई आपको पता है, 3 इंडिकेटर्स होते हैं एच डी आई के, एंड दे हैव आस्क्ड यू अबाउट distinguish between HDI and inequality adjusted HDI which with special reference to India। अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जिसमें गिनी कोएफिशिएंट या फिर इनकम इनइक्वलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इस साल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो इसीलिए एचडीआई या फिर ह्यूमन इनइक्वलिटी एडजस्टेड एचडीआई के बारे में डिस्कशन था। ओके, व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सी every now and then there will be a question with respect to inclusive growth but they have linked this। मैं हर बार ये मेरे डिस्कशन में या फिर लेक्चर्स में आपसे कहता हूँ कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, दे विल लिंक दिस इंक्लूसिव ग्रोथ विद सम अदर कंसेप्ट। सिमिलरली दिस ईयर दे हैव लिंक्ड दिस इंक्लूसिव ग्रोथ
बिकॉज इट वाज इन करंट अफेयर्स, तो इसीलिए उन्होंने इनइक्वलिटी एडजस्टेड एचडीआई के बारे में डिस्कशन किया। हियर वी वोंट बी गोइंग इनटू द डिस्कशन कि सर क्या है आई एच डी आई, और ये सारे हम लोग स्टैटिक्स जो हमारे डिस्कशन सेशंस हैं या फिर लेक्चर्स हैं रेगुलर, वहाँ पे ये ज़रूर डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन वाज क्वाइट ओके इफ़ यू इवन डोंट नो व्हाट इज़ एच डी आई या फिर व्हाट इज़ आई एच डी आई। आगे मैंने आपको करंट अफेयर्स का रिलेवेंस दिया ही है, वहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा, बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो, स्टिल आई डोंट थिंक कि देयर वुड बी एनी डिफिकल्टी कि आपको नहीं पता है कि एच डी आई रैंक 134 है इंडिया की, ये भी नहीं पता होगा तो भी यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई विल पुट दिस क्वेश्चन इनटू इजी टू मॉडरेट वाला कैटेगरी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज चैलेंजेस। जैसे कि मैंने कहा, इंडियन इकोनॉमी is moving away from the free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism. Okay, तो फ्री ट्रेड से हम लोग थोड़ा मूव अवे कर रहे हैं बिकॉज द ऑब्वियस रीजंस वी हैव एवरी डे नाउ एंड देन वी सी द पॉलिसीज चेंजिंग by the US government and by the other countries, ओके, वेस्टर्न कंट्रीज। सो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे, इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर पे, इंडिया के ट्रेड रिलेशन पे, इंडिया के ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन फेनोमेना पे इम्पैक्ट होगा। इवन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे वी कैन से दैट चैप्टर 1 itself एंड चैप्टर 3 itself हैज़ द इंडिकेशन ऑफ दिस। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सर अभी यूएस प्रेसिडेंट ने अभी कुछ कमेंट किया है और अभी तुरंत क्वेश्चन आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे हैज़ हाईलाइटेड दिस थीम इन चैप्टर 1 ओनली। ओके, सो इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन अभी अगर आपने नहीं देखा होगा तो यू कैन गो एंड वॉच माई यूट्यूब सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, देयर आई हैव डिस्कस दिस एक्सटेंसिवली। ओके, सो व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आपको इस क्वेश्चन में चैलेंजेस लिखने हैं। ओके, मल्टीलैटरलिज्म के और प्रोटेक्शनिज्म जब हम शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, रिसेंटली आवर बिलोवेड फॉरेन मिनिस्टर हैव use this term, that is reglobalization. Okay, so now we are moving to this particular phase, what is reglobalization. So definitely इसका कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होने ही वाला था। आपने deglobalization के बारे में सुना होगा। now we are introducing new term, that is reglobalization. you tell me in the comment section कि what do you mean by reglobalization. Okay, right, so the question was on very expected line, again it was, I'll put it into easy category. Okay, then you have explain the factors influencing the decision of farmers in on the selection of high value crops in India. Okay, तो कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली, यू कुड हैव डायरेक्टली यूज द पेस्टल अप्रोच हियर। वेरी what we can say traditional question is this and very static question is this there is no variation. okay, बहुत ही easy सवाल है। okay, अगर आप अगेन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा आपने, तो चैप्टर 9 इज देयर विच डील्स विथ एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन फ्लोरिकल्चरल सेक्टर, हॉर्टिकल्चरल सेक्टर, इसके बारे में सब कुछ बारे में ये डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो यू कुड हैव रेड दिस थिंग, है ना। तो ये तो मैं कहूँगा पूरी तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन था, question number 3. Then we'll go to question number 4. Again, if you are reading syllabus, okay, जैसे कि मैं हर बार सेशंस में कहता हूँ कि you have to ultimately mug up the syllabus. अगर आपने syllabus पढ़ा होगा पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, तो this is the line from the syllabus of GS paper 3 economy वाला section. Scope and significance of supply chain management and of agricultural commodity. कंप्लीटली प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, आपको स्कोप और सिग्निफिकेंस बताना है। किसी बंदे ने अगर बेसिक भी नोट्स, कोई सी भी क्लास की अगर इकोनॉमी GS3 की बेसिक नोट पढ़ी होगी, तो एटलीस्ट ही कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल आई वुड से। ओके, राइट, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी का सवाल नहीं था ये। हाँ, दिस क्वेश्चन वॉज पर्टिकुलरली वी कैन से सरप्राइज फॉर द स्टूडेंट। अगर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स उन्हें नहीं पता होगी कि तो फिर गड़बड़ हो सकती है, बट डेफिनेटली अगर एवरेज या फिर एवरेज से ज़्यादा प्रिपरेशन है तो ये क्वेश्चन हम लोग लिख सकते थे। कैसे, तो एक्सप्लेन हाउ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स पर्टिकुलरली। ओके, तो स्टेट के फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन किया है। स्टेट का फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत सालों से कुछ अच्छा नहीं है। एवरी ईयर स्टेट इज गोइंग इनटू द टू मच ऑफ डिफिसिट्स। ओके, तो डिफिसिट्स आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। एक या फिर दो स्टेट्स हैं ऐसे जिसके डिफिसिट्स नहीं हैं। ओके, तो इसीलिए फिजिकल परफॉर्मेंस यू हैव टू फोकस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट। ओके, लेकिन ये सवाल भी ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन, आई वोंट से कि ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये पर्टिकुलरली हमने डिस्कशन किया था। ओके, ये मैं बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द तो क्वेश्चन आने ही थे। जैसे कि
यू हैड अ क्वेश्चन प्रीवियसली ऑल्सो ऑन FRBM। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में FRBM 2003 जो है उसके बारे में 2-3 साल ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसी एंड अडॉप्टिंग द prudent or ensuring the prudent fiscal health, this is the repeated theme UPSC is asking. Now for this year they have shifted to the states, okay, when it comes to the fiscal performance। बस ये एक चेंज था, ओके और बस ये अगर स्पेसिफिकली आपको नहीं पता होता तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो। आउट ऑफ आई डोंट थिंक कि 15 यू कुड हैव गॉट 4 to 5 मार्क्स एटलीस्ट, ओके, कि ये नहीं पता होगा तो फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर। लेकिन ये प्रीलिम का कंपोनेंट है, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में बहुत करंट अफेयर्स में वगैरह डिस्कस हो चुका है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ओके राइट। देन you have again there is one component from current affairs, okay, purely current affairs। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यूपीएससी में मेंस में पर्टिकुलरली GS3 में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। तो ये साल का जो पेपर है, तो आई वुड से माय फ्रेंड्स 2025 का जो GS3 का पेपर है, दिस सिग्निफाइज दैट यू हैव टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल। आगे भी एक दो सवाल है वो मैं आपसे बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ये एक सवाल हो गया फिजिकल हेल्थ वाला, तो वो करंट अफेयर्स हैं, हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। देन यू हैड दिस क्वेश्चन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो अभी तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का डिस्कशन, इस स्कीम का डिस्कशन तो कम से कम एटलीस्ट 1.5 साल से चल ही रहा है। तो क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड दिस स्कीम, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट एंड व्हाट द वे कैन फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ दिस स्कीम कैन बी इम्प्रूव। या इसका मतलब आपसे क्या पूछा है कि अभी तक की अचीवमेंट्स क्या है एंड अभी तक के इम्पीडमेंट्स या फिर चैलेंजेस क्या है एंड हाउ यू कैन remove those challenges। So that is a very easy task we can write if you know what is fiscal sorry production linked incentive scheme is, right। तो expected line थी, current affairs पे बेस्ड था। then question 14 completely static I would say, okay, explain the again syllabus का पॉइंटर है, ओके तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें रिपीट होती हुई दिख रही है, जैसे कि दो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि करंट अफेयर्स और सिलेबस। तो स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दैट इज अ सनराइज इंडस्ट्री एंड एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट, और एवरी अल्टरनेट ईयर या फिर ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी कैन से वी हैव अ क्वेश्चन ऑन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिकॉज द philosophy of government is bagging too much about this food processing industry because it is a sunrise industry and it gives the empowerment और फिर employment to the सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पीपल फ्रॉम दी रूरल एरियाज। इसीलिए ये स्कोप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में स्कोप आपसे पूछा है। एंड मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो मेगा फूड पार्क और फिर ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लिए गए हैं, ओके। सो दिस वॉज वेरी स्टैटिक क्वेश्चन आई वुड से, ओके, जो सिलेबस को डायरेक्टली लिंक हो सकता था, ठीक है। तो ईजी कैटेगरी में आई विल पुट दिस क्वेश्चन। देन दिस इज अगेन व्हाट बहुत 2-3 साल से यूपीएससी के स्टूडेंट्स की ये एक कह सकता हूँ मैं, ये एक थोड़ी कंप्लेंट की डिस्कशन था कि सर जो साइंस टेक का सिलेबस है, दैट साइंस टेक सिलेबस हैव टू मच करंट ओरिएंटेडनेस, तो हाउ टू डील विद दैट। बट इस साल थैंक्स टू गॉड या फिर थैंक्स टू यूपीएससी, सरप्राइजेस इन द साइंस टेक्नोलॉजीज वेर नॉट देयर, ओके। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ बिकॉज बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस टेक, बट here they have connected this technology with the field of agriculture, therefore it is a mixed bag of agronomy also and science tech also, okay। So how does nanotechnology offer significant advancement in the field of agriculture? So again, if you don't know what is nanotechnology, you just remove this nano wala part and you just write the significance of technology in the field of agriculture। तो टेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चर के बारे में लिख ही सकते हो ना यार, राइट। सो दिस वाज वेरी अगेन इट आई विल पुट इट इनटू इजी कैटेगरी एंड स्टैटिक कैटेगरी, ओके। सो हाउ दिस हेल्प टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। सो ये तो और भी ज़्यादा ईजी हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो वी हैव द रेडीमेड फ्रेमवर्क फॉर दैट, यू कैन अप्लाई दोज फ्रेमवर्क एंड राइट डाउन द आंसर हियर, ओके। सो अगेन आई वुड से ऑन द ईजियर लाइन, हाँ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट आई वोंट से इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज अगेन करंट अफेयर्स का डिस्कशन है, ओके। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग इन इंडिया, गवर्नमेंट इज हैविंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ओके। देन मेंशन द फीचर्स ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, ओके। तो इस मिशन का क्या पर्पस है वो यूपीएससी ने पूछा है यहाँ पे। एंड अगेन इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन, इट वाज देयर इन योर प्रीलिम्स वाला कंपोनेंट, ओके, फॉर करंट अफेयर्स।
है ना, अगर आपने स्कीम्स अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो वी हैड दिस सेमीकंडक्टर मिशन डिस्कशन एंड इट इज़ अबाउट योर करंट अफेयर्स। ओके, सो अगेन इजियर लाइन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है कि मिनरल रिसोर्सेस आर फंडामेंटल to the country's economy and they are exploited by mining. So this is a leading statement you have. Okay, so you don't have to comment on this. Then why is the mining considered as an environmental hazard? तो हमें एक क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर्स में यूपीएससी ने या फिर पिछले साल के करंट अफेयर्स में ये एक डिस्कशन था अबाउट सैंड माइनिंग। ओके, यहाँ पे दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द जनरल माइनिंग बट यू हैड द करंट अफेयर्स अबाउट सैंड माइनिंग, देयरफॉर इसीलिए यहाँ पे माइनिंग considered as a environmental hazard. Okay, they have used this word. See, you have to be very specific. कुछ लोग इस क्वेश्चन को डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड करेंगे. आई डोंट माइंड इफ यू पुट दिस इनटू डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, दैट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट हैज़ और कुछ बहुत सारे लोग इसे एनवायरनमेंट में डालेंगे, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में डालेंगे, बट आपको इसका ये बारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. व्हाट इज़ हजार्ड, व्हाट इज़ डिजास्टर. ओके, तो इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए. स्टैटिक्स नोट में आपको इसका डिफरेंस दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट की नोट में. प्लीज गो एंड रेफर दैट डिजास्टर मैनेजमेंट वाला नोट. ओके, देयर यू विल गेट दिस. ओके, कि एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स टू रिक्वायर्ड, यानी स्ट्रक्चर तो सिंपल है. व्हाट इज माइनिंग, व्हाट आर द हजार्ड्स एंड व्हाट आर द रेमेडीज, ये पूछा है आपसे. ओके, ऑन द इकोनॉमी ओवरऑल. So you can put this into your disaster management or environment also. Okay, so these were the question we can say. और जैसे कि आपने एक फर्स्ट इंप्रेशन देखा कि क्वेश्चंस वेयर ऑन द इजियर लाइन. ओके, इफ़ यू सी द सिलेबस लिंकेजेस तो सबसे ज़्यादा वेटेज अभी भी ये रूरल इकोनॉमी और एग्रोनॉमी को ही है. इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को सेकेंड वेटेज है. ओके, सो यू कैन रेफर दिस वेटेज मार्क्स वाला डिस्कशन. लिंक विद द सिलेबस जो मैंने कहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, HDI, IHDI, देन ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, बायलैटरलिज्म का डिस्कशन, इकोनॉमी एंड रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हाई वैल्यू क्रॉप्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग पे एवरी ईयर यू विल हैव अ क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ पे डिस्कशन है. ओके, देन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइनिंग, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन है लिंकेजेस विद द करंट अफेयर्स. यस, डेफिनेटली वी हैव अ लिंकेजेस विद करंट अफेयर. जैसे कि मैंने कहा, व्हाई दे हैव आस्क्ड अस अबाउट IHDI, बिकॉज यू हैव दिस UNDP रिपोर्ट, HDI रिपोर्ट इन 2024 वेयर इंडिया रैंक्ड 134. तो इसमें ही आपको IHDI रिपोर्ट भी मिल जाएगी. ओके, व्हाट इज दैट IHDI? इफ यू नो, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. देन प्रोटेक्शनिज्म तो मैंने आपको बताया, US चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, WTO का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है. ओके, इंडियाज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बहुत सारे देशों से डील्स चल रही है, तो इसीलिए ये सवाल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था. देन हाई वैल्यू क्रॉप, because we have this operation for millet 2023. Okay, so that is a high value crop. Then horticulture export we are promoting, so इसीलिए UPSC ने इस क्वेश्चन पे फोकस किया था. Then supply chain management was completely static. It doesn't have any linkages, but still we have some pointers in the न्यूज़पेपर दीज डेज. जैसे कि ई नाम का एक्सपांशन के बारे में डिस्कशन है, ONDC के बारे में डिस्कशन है, एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन है इन द करंट अफेयर्स. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज करंट अफेयर्स फ्रॉम दी एनी पर्टिकुलर मैगजीन यू कैन रेफर. ओके, राइट. लेकिन ये मैगजीन रेफर करते वक्त यू हैव टू स्टडी थीम वाइज. ओके, मेक श्योर दैट यू विल स्टडी थीम वाइज. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थीम्स दी है ना, यू कैन सी दीज आर द थीम्स. And how you can identify the themes? Obviously from the static syllabus. Okay, from static syllabus refer the PYQ, and from PYQ and syllabus go and identify the themes and then study your current affairs accordingly. It is not like that current affairs आपको randomly magazine के page 1 से page 100 तक पढ़ने हैं. It is not like that. फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कंप्लीटली करंट अफेयर्स. मैंने जैसे कहा कि नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट थी फॉर स्टेट्स, बट अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट स्टूडेंट विल रीड दिस थिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सटेंट. करंट अफेयर्स इतना रीड होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल यू कुड हैव राइट दिस आंसर. PLA अचीवमेंट्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये तो बहुत दिनों से डिस्कशन में है. सेमीकंडक्टर, वेदांता फॉक्सकॉन इशू के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया की बहुत डिस्कशन में है. नैनोटेक एग्रीकल्चर, दिस इज़ अ स्टैटिक आई वुड से. माइनिंग, मैंने कहा आपसे सैंड माइनिंग बैन के बारे में UPSC करंट अफेयर्स में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था, इसीलिए दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. सो
identify the theme and then prepare the current affairs accordingly. Difficulty level I would मैंने आपसे कहा तो overall it is a mixed bag of static, applied and analytical, but again अगर एक overall remark मुझे देना हो तो I would give this paper as a moderate. It is not very easy because there are some current based question, but it is not difficult that as well, because it is not possible that you cannot write any answer if you don't know what is fiscal health index of the state, but you cannot write, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. You couldn't write it if you have prepared FRBM very well, है ना, right? तो that is the difficulty level. Linkages with PYQ, is there any reflection with the PYQs? Yes, definitely. HDI, IHDI डायरेक्टली इस पे सवाल नहीं था, बट ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ओनली कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. तो इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट पे पीवाईक्यू पूछे हैं यूपीएससी ने, इसीलिए इट वाज ऑफ द अगेन लिटिल बिट एक्सपेक्टेड लाइन. देन प्रोटेक्शनिज्म, WTO, ट्रेड वॉर, इसके बारे में 2018-2020 यूपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन. ओके, सो अगर आपने ये WTO का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और ट्रेड वॉर्स के बारे में अगर डिटेल पढ़ा होता तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के लिए कुछ ना कुछ फॉर्डर मटेरियल आपको मिल ही जाता. ओके, और एग्रीकल्चर पे जो क्वेश्चन है तो वो तो फूड सिक्योरिटी, MSP, डाइवर्सिफिकेशन, ये तो सवाल ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं. फिजिकल हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा, FRBM के साथ रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली. फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है. दिस इज अ नॉट न्यू थीम आई वुड से, बट दिस इज अ न्यू एडिशन, है ना, मॉडिफिकेशन टू दी ओल्डर थीम. ओके, ऐसे हम लोग जा सकते हैं. देन मेक इन इंडिया पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आत्मनिर्भर भारत पे क्वेश्चन पूछा है. तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू और सिमिलर एनालॉजी है आत्मनिर्भर भारत की. सो इसीलिए हम लोग ये कुछ रिपीटेशन यहाँ पे जोड़ सकते हैं. माइनिंग, डायरेक्टली क्वेश्चन माइनिंग पे नहीं पूछा था यूपीएससी ने अभी तक, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दिस डिबेट ऑफ इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट, ये तो डिबेट काफ़ी पुरानी है यूपीएससी पीवाईक्यूज में, आपने देखा होगा. ओके, राइट. तो डायरेक्टली माइनिंग के बारे में नहीं था डिस्कशन, ये थोड़ा नया कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुआ है. ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि यूपीएससी रिपीट्स द थीम बट फ्रेम्स इन अ न्यू एंड करंट कंटेक्स्ट. तो इसीलिए आपको जो कोई भी GS3 का प्रिपरेशन करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दी व्हाट थीम्स ऑफ द सिलेबस. ओके, थीम्स भी आपने प्रिपेयर कर ली, स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर कर लिया. सी, यू हैव टू कीप दिस व्हाट वी कैन से क्रोनोलॉजी ओनली, है ना. पहले आपको स्टैटिक ही प्रिपेयर करना है. इवन दो आई एम सेइंग दैट देयर इज अ लिंकेजेस विद करंट अफेयर्स, that is all okay, but you don't have to start with the current affairs, you have to start with the static portion only. that is the important aspect. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे करंट PYQ से लिंकेजेस दिए हैं कि कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर, तो सेम इज गोज विथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट. ओके, देन पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी. ओके, 2019 को था ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम रिपीट हुआ है. मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सॉरी फूड सिक्योरिटी कहा मैंने, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग. ओके, तो क्वेश्चंस और PYQ की जैसे थीम्स रिपीट हो रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट. ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज द ओवरऑल ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी एंड एग्रोनॉमी क्वेश्चन. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, फॉर 2026, देन हाउ यू शुड प्रोसीड. तो अबाउट आंसर राइटिंग ऑफ मेंस. ओके, तो प्लीज हैव वन स्टैटिक नोट. ओके, जैसे कि यहाँ पे कहा है मैंने, मेंटेन इकोनॉमिक नोट with the updated data. Definitely you should have updated data, and from where you will get the updated data, that is from economic survey, that year's economic survey and budget. Every year I take the economic survey or budget wala session free of cost on YouTube, and I'll provide you the notes as well. So if you don't have any notes sort of, so I have these notes of survey and budget, you can comment me in the comment section, I'll share you the notes. Okay, right. So ये डेटा आपके पास होना चाहिए. Then you have to decode the directive words before writing whatever is given in the question. क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है, एनालिसिस पूछा है, डिकोड पूछा है, क्या आपसे पूछा है, डिस्कस पूछा है. दैट डायरेक्टिव वर्ड्स यू हैव टू डिकोड and accordingly you have to make the structure of the answer. Okay, then you should have the balance answer, intro, conclusion वगैरह, body part, ये सारा होना चाहिए. You should have ample of examples, data, facts with it, along with the organizations you have to quote. Okay, then you should practice both 150 and 250 marker words वाला answer.
Flowcharts diagram, obviously you can include in your answers to make a differentiation than other people's answer. जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिस्कशन है तो आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करके एग्जांपल दे सकते हो, राइट। फिजिकल हेल्थ पिरामिड, ट्रेड बैलेंस का ग्राफ आप दिखा सकते हो। ओके, देन इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे कि इकोनॉमी यू हैव टू लिंक विद द गवर्नेंस, यू हैव टू लिंक इट विद द सोसाइटी, यू हैव टू लिंक इट विद द एनवायरमेंट, ओके, और मेनी मोर थिंग। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वे। अगर आपके पास मंथली मैगजीन पढ़ने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि जो 6 मंथ्स क्वार्टरली ये जो मैगजीन्स आती हैं, यू कैन गो विद दैट मैगजीन्स, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज दिस, अगर मुझे 2-3 लाइन में समअप करना हो इस ऑब्जर्वेशन को जीएस पेपर 3 के, तो फर्स्ट इज अगेन it UPSC had proved that static is king. Okay, you have to prepare the static first, there is no alternative. Second pointer is current affairs linkages are there in the economy section, so you have to prepare current affairs from the mains perspective as well, you cannot skip current affairs from the mains perspective. Okay, and third, you have to prepare theme wise. Okay, so if you are thorough with PYQ key themes, then definitely it will be very easy to write the question even if the questions are little bit twisted. So nothing new, I would say my last remark is nothing new with respect to this paper even this year. तो GS3 का तो यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि you don't have anything new. Even in the science tech this year also we don't have anything new as such. ओके, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी भी अगर अदर कंपोनेंट्स आप देखोगे GS3 के, तो उसमें भी बहुत कुछ न्यू मटेरियल नहीं है। तो इसीलिए फिर डेटा या फिर आंसर्स भी थोड़े रिपीटेटिव लगेंगे कैंडिडेट्स के, एंड देयरफॉर दे विल गेट द लेस मार्क इन द GS3, और ये हर साल की स्टोरी है। ओके, सो ऑन दिस नोट, इफ यू वांट टू नो मोर, let's get connected through our YouTube channel, and these are my numbers, you can call me at any time, okay, for GS3 and for sociology optional as well. So thank you so much, bye bye, take care, we'll meet in the next one.